वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है जिसको हम वेरी कर सकते हैं। ये बोल रहा है x प्लस वाई लेस देन 1, तो इनइक्वलिटी हमेशा क्या रिप्रेजेंट करती है पहले ये समझना जरूरी। कोई भी कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? जब भी मैं एक्स वाई प्लेन में कोई लाइन बनाती हूँ तो लाइन एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ड्रॉ करने के बाद कॉमन रीजन निकालोगे, क्योंकि कॉमन रीजन ही कहलाएगा फिजिबल रीजन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला। और हम माइंड मैप सीरीज में आज की क्लास में जो चैप्टर देखने वाले हैं वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग अपने आप में बहुत छोटा चैप्टर है, इसका मुझे ऐसा नीड नहीं लगता कि माइंड मैप की जरूरत भी है। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर ही 1-1.5 घंटे में हो जाएगा। लेकिन मैं बताती हूँ माइंड मैप से फायदा क्या होगा। माइंड मैप से फायदा ये होगा कि आपका जब एग्जाम टाइम पास आ रहा होगा, मान लो 2 दिन बाद एग्जाम है, तो ऑफ कोर्स आपका पूरा फोकस किन चैप्टर्स पे रहेगा? कैलकुलस के चैप्टर्स पे, है ना। आप आईटीएफ पढ़ रहे होंगे, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे होंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, ये चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे ऑफ कोर्स। उस टाइम पर हमारे पास इतना भी टाइम नहीं रहता है कि हम 1.5 घंटा या 2 घंटा पूरा निकाल के इस चैप्टर को फिर से जीरो से रिवाइज करें। ऐसी सिचुएशन के लिए मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी कि आप अभी इस वक्त लीनियर प्रोग्रामिंग अच्छे से एक बार पढ़ लेना और माइंड मैप को एज ए रिवीजन टूल यूज करना, है ना। ये चैप्टर एक बार पढ़ना सफिशिएंट होता है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसलिए एक बार पढ़ के ही आप फिर एज ए रिवीजन टूल यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग में कौन कौन से छोटे छोटे कंसेप्ट्स आते हैं, इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। ऑल राइट, तो लेट्स सी व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसेक्शंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। सबसे पहले आपको लीनियर प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, इसमें कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ग्राफिकल मेथड ऑफ फॉर सॉल्यूशन ही देखना रहेगा, ये हम लोग अभी सिखाते। ऑल दो 11th में अगर किसी बच्चे ने इनइक्वालिटी पढ़ी है तो उसको पता है कि 11th में भी इनइक्वालिटीज में ग्राफिकल सॉल्यूशन रहता है। लीनियर प्रोग्रामिंग में कैसे रहता है वो आपको पता चलेगा फिजिबल एंड नॉन फिजिबल रीजन से, है ना। फिर फिजिबल एंड नॉन फिजिबल रीजन किस टाइप के आते हैं, बाउंडेड अनबाउंडेड, वो दोनों देखेंगे हम। और फाइनली सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में, ऑल राइट। ये पांचों चीजें, पहले लीनियर प्रोग्रामिंग में वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते थे जिसमें आप क्वेश्चंस को रीड करके खुद ही प्रॉब्लम बनाते थे और फिर खुद ही उसको सॉल्व भी करते थे। अब ऐसा केस नहीं रह गया है, ठीक है। तो अब आपको सीधे प्रॉब्लम दिया जाएगा और आप उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है। बात क्या है कि लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है। आप बहुत सारे जो चैप्टर्स देखते हो ना, उसमें आपको कई चैप्टर्स होंगे जो आपको लगेगा मैम इसका रियल लाइफ से क्या लेना देना, है ना। रियल लाइफ में अभी कोई उसका पर्पस नहीं दिखता है कि मैम हम कोनिक सेक्शन पे टेंजेंट की इक्वेशन क्यों ही लिखे, क्या फर्क पड़ रहा है। बहुत सारी चीजें रहती है जो आपको ऐसा लगता है कि प्योर थियोरेटिकल है। लीनियर प्रोग्रामिंग उन चैप्टर्स में से नहीं है। इनफैक्ट लीनियर प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशंस बहुत जल्दी पता चलने लगते हैं। जितना आप थोड़ा भी 12th के बाद इंजीनियरिंग में जाओगे तो सबसे पहले आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के रियल लाइफ एप्लीकेशन दिखेंगे। क्यों बताओ? क्योंकि ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड है और ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब मेरे को आपको इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझाना पड़ेगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या है और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है। जैसे आप लोगों के पास मान लो 100 रुपीज है, ठीक है। आपको उससे कुछ पेन खरीदना है, कुछ पेंसिल खरीदनी है। पेन का प्राइस आपको पता है, पेंसिल का प्राइस आपको पता है। तो बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या करता है, वो बोलता है कि हम कितने पेन और कितनी पेंसिल खरीदे ताकि 100 रुपीज का प्योर यूटिलाइजेशन हो पाए, पूरा यूटिलाइजेशन। आपको जरूरत भी दोनों की है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेंसिल की जरूरत है या सिर्फ पेन की जरूरत है। तो वो क्या करता है कि यूटिलाइजेशन के बारे में बात करता है। कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइजेशन वर्ड इसी से रिलेटेड है। किससे? यूटिलाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं, कुछ टर्म्स देखते हैं जो हम लीनियर प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं। पहला टर्म आता है
वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है जिसको हम वेरी कर सकते हैं और जिस पर कंस्ट्रेन या बाउंडेशन लगाया जाता है ना? क्वांटिटीज which are not constant and are under certain constraints। अब बच्चा बोलेगा मैम कंस्ट्रेन का मतलब क्या है? कंस्ट्रेन का मतलब मैंने अभी आपको बताया, जैसे आपको पेन और पेंसिल खरीदने थे कितने रुपए में? 100 रुपए में खरीदने थे, यानी आप 100 से ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, ये कंस्ट्रेन हो गया। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप नंबर ऑफ पेन और नंबर ऑफ पेंसिल को वेरिएबल बना रहे हो तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ पेन नेगेटिव तो ले नहीं सकते। नंबर ऑफ पेन नंबर ऑफ पेंसिल आप नेगेटिव ले सकते हैं क्या? नहीं। तो आप बोलोगे मैम नंबर ऑफ पेन नंबर ऑफ पेंसिल पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी एक कंस्ट्रेन हो गया। आपने उस वेरिएबल पे कंस्ट्रेन लगा दिया ना कि वो वेरिएबल क्या हो सकता है। अब नंबर ऑफ पेन 2.5 तो हो नहीं सकते कि मैं 2.5 पेन ले रही हूं, तो क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, है ना, या नेचुरल नंबर हो जाएगा। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो कंस्ट्रेन क्या है? कंस्ट्रेन क्या है? बाउंडेशन ऑन वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, भाई सिचुएशन के हिसाब से वेरिएबल पे क्या बाउंडेशन लगा रहे हैं। नंबर ऑफ पेन पेंसिल थी तो आपने बोला ये नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, है ना, या पॉजिटिव ही होना चाहिए। कोई दूसरी चीज होती, कोई अमाउंट होता, है ना, तो फ्रैक्शन भी हो सकता था। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो आप बाउंडेशंस लगा रहे हो वेरिएबल्स पे, उसको बोला जाता है कंस्ट्रेंट। जनरली हम वेरिएबल्स लेते हैं एक्स कॉमा वाई। जनरली हम वेरिएबल्स लेते हैं एक्स कॉमा वाई। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एक ऐसा फंक्शन होगा z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। ये फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, इसका मतलब हमको इसको ऑप्टिमाइज करना है। क्या करना है? इसको ऑप्टिमाइज करना है। फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड, फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड, इसको ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है। जैसे कि अगर एक पेन का प्राइस है 5 रुपीज और एक पेंसिल का प्राइस है 3 रुपीज, तो 5x प्लस 3y टोटल प्राइस हो गया, है ना। इसका ऑप्टिमाइजेशन करना रहेगा, इसका ऑप्टिमाइजेशन करना रहेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब तुम बोलोगे मैम समझ में कैसे आएगा, हमको तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ही नहीं पता, हमको तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ही नहीं पता। बेटा ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है फुल यूटिलाइजेशन, फुल यूटिलाइजेशन यानी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। भाई अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है खर्च करने का, तो आप अपना खर्चा मिनिमाइज करना चाहोगे, तो उस केस में ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा मिनिमा का प्रॉब्लम, मिनिमम करो। और अगर आप सेविंग्स का ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना रहे हो तो आप उसको मैक्सिमाइज करना चाहोगे, तो उस केस में आपका ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा मैक्सिमम का प्रॉब्लम। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो ऑप्टिमाइजेशन मतलब मिनिमा या मैक्सिमा कोई एक वर्ड नहीं, दोनों होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है फुल यूटिलाइजेशन, और इसीलिए ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं। मैंने बोला ना
बाकी मैथ्स आपको लगेगा कि मैम पूरा थ्योरी है, किताब में ही पढ़ रहे, रियल लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है जो हम रियल लाइफ में भी देखते हैं। हम लगातार ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, है ना। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में, ठीक है। तो अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताती हूं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता क्या है, स्ट्रक्चरली क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको हम प्यार से एलपीपी भी बोलते हैं, है ना। इसमें दो वेरिएबल्स रहेंगे, उन वेरिएबल्स पे कुछ कंस्ट्रेंट रहेगा, है ना। तो कुछ ऐसा दिखेगा, और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ax प्लस बी वाई, है ना। और आपको बोला जाएगा मिनिमाइज या मैक्सिमाइज दिस फंक्शन, इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रेंट, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट किस पे लगते हैं, वेरिएबल्स पे लगते हैं कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट कुछ ऐसे दे दिए जाएंगे, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई शुड बी लेस देन 1 एंड सो ऑन, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो बोलते हैं ना प्रारूप, जो लुक है वो ऐसा रहेगा, जो लुक है वो ऐसा रहेगा। क्या रहेगा लुक, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा जिसको या तो मिनिमाइज करने को बोला जाएगा या मैक्सिमाइज करने को बोला जाएगा, और उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए सर्टेन कंस्ट्रेंट दे दिए जाएंगे, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए सर्टेन कंस्ट्रेंट दे दिए जाएंगे। वो कंस्ट्रेंट आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो कंस्ट्रेंट आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा मैक्सिमम चैप्टर इन पर फोकस्ड रहेगा, ठीक है। इन कंस्ट्रेंट को कैसे फॉलो करने वाले एक्स और वाई निकालो। और ये कुछ नहीं है, ये इनइक्वालिटीज है। अगर इक्वेशन दी होती तो अब तक सॉल्व कर चुके होते बच्चे कि मैम तीनों इक्वेशन को ये वाले एक्स और वाई सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन वैसे हम लोग सीखते हैं 11th में, लेकिन 11th में कौन सीरियसली पढ़ता है ना, सही बात है ना। 11th में हमने कहा ही इतना सिंसियरली पढ़ा था, हम लोग तो 12th के भरोसे बैठे हुए थे। बट एनसीईआरटी बहुत चालाक है, वो क्या करके रखता है, आपका 12th का सिलेबस में आधा पार्ट 11th देता है, आधा पार्ट 12th में देता है। फॉर एग्जाम्पल लिमिट्स एंड डिफरेंशिएबिलिटी 11th में रहेगा, कंटिन्यूटी एंड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन 12th में रहेगा, प्रोबेबिलिटी आधा 11th आधा 12th, 2D 11th 3D 12th, 3D का आधा 11th, बेसिक इंट्रोडक्शन 11th, बचा हुआ 3D लाइन की इक्वेशन ये सब 12th, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में उसने क्या किया है, इनइक्वालिटीज वाला पार्ट पूरा 11th में करवा दिया, और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके एलपीपी सॉल्व करना, ऑप्टिमाइज करना आपको 12th में दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इनइक्वालिटी सीखना पड़ेगा, जिसको आता है वेल एंड गुड, लेकिन जिसको नहीं आता है उसको तो एक बार सीखना पड़ेगा। देखो इनइक्वालिटी सॉल्व करना बहुत आसान है। अगर आपको एक इक्वेशन इस तरीके की दी हो, x प्लस वाई इज लेस देन 1, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले लेस देन हटा के इक्वलिटी लगा देनी है, ये है स्टेप नंबर 1। अब x प्लस वाई बराबर 1 एक लाइन की इक्वेशन होगी बच्चे। अब इसमें भी बच्चों को बहुत वो रहता है डाउट, मैम अगर लाइन की इक्वेशन नहीं आई तो, बेटा चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर, लीनियर मतलब लाइन से ही आया है, 1 डिग्री लाइन की इक्वेशन रहेगी हमेशा, ठीक है। तो पता नहीं कितने बच्चों को सॉल्व करना आता है, 10th में पढ़ा है कि 10th में तो और भी नहीं पढ़ा होगा, 20-21 के आसपास तो जो भी क्लास हुई है तुम्हारी उसमें तो तुम हाथ खड़े कर देते हो कि मैम उन क्लासेस में तो पढ़ा ही नहीं है ना। तो x प्लस वाई बराबर 1 इस लाइन को प्लॉट करने का तरीका क्या है, x को 0 रखो, y 1 आएगा, ये पॉइंट होगा y एक्सिस पे, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है। y को 0 रखो, x 1 आएगा, ये पॉइंट आएगा x एक्सिस पे, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। तो हमेशा लाइन को प्लॉट करने के लिए तुम क्या करोगे, एक बार x को 0 y को 1,
सॉरी y को 1 नहीं, एक बार x को 0 रख के y की वैल्यू निकालोगे, y को 0 रख के x की वैल्यू, दोनों से जाती हुई लाइन ड्रॉ कर दो। लाइन ड्रॉ करने के लिए केवल 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, वो 2 पॉइंट्स यहां पे मिल जाएंगे। आई बात समझ, आ गई बात समझ। अब इस चीज को समझो कि ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन ये लाइन की इनइक्वलिटी है। ये बोल रहा है x प्लस वाई लेस देन 1। तो इनइक्वलिटी हमेशा क्या रिप्रेजेंट करती है, पहले ये समझना जरूरी। कोई भी कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई बोलेगा ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बोल दोगे ये लाइन की इक्वेशन है। कोई बोलेगा कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ध्यान से सुनना। जब भी मैं एक्स वाई प्लेन में कोई लाइन बनाती हूं, जब भी मैं एक्स वाई प्लेन में कोई लाइन बनाती हूं, तो वो लाइन एक्स वाई प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। कभी भी एक्स वाई प्लेन में कोई भी लाइन बना दो तो वो एक्स वाई प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी, है ना, एक लाइन के ऊपर वाला पार्ट और एक लाइन के नीचे वाला पार्ट। ये इनइक्वलिटी से आपको वही पार्ट्स मिलते हैं, या तो ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, ठीक है। यानी जब भी तुमको लीनियर इनइक्वलिटी दिखे, समझ जाओ कि ये जो एक्स वाई प्लेन में लाइन ड्रॉ हुई होगी, है ना, लाइन कौन सी, जो इनइक्वलिटी वाली है, वही लाइन को इक्वलिटी वाली लाइन बना दो, ठीक है। तो वो एक्स वाई प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही होगी, उसमें से एक पार्ट दिया हुआ है, उसमें से एक पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब हमको इसका मतलब ये पता लगाना है कि ये जो इनइक्वलिटी है, ये ऊपर वाला पार्ट है या नीचे वाला। बहुत सही तरीका है पता लगाने का। ये देख लो कि कोई ऐसा पॉइंट तुमको पता है, भाई एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बचपन से डील कर रहे हो। अगर मैं बोल दूं कि इनइक्वलिटी को ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट आंसर होगा, तभी तो ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये वाला पार्ट आंसर होता तो ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता। तो मैं अगर ओरिजिन को पुट करूं और ओरिजिन आपकी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं ये बोल दूंगी कि ये वाला पार्ट, जिस पार्ट में ओरिजिन लाई कर रहा है, वो वाला पार्ट आंसर है। और अगर ओरिजिन उस पार्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दूसरा वाला पार्ट आंसर है, ठीक है। चलो इनइक्वलिटी में ओरिजिन रखो, इनइक्वलिटी में ओरिजिन पुट करो, तो आपके पास आ रहा है 0 प्लस 0 इज लेस देन 1। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, 0 इज लेस देन 1? हाँ मैम ट्रू है। इसका मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब है अगर इक्वेशन हो तो एलएचएस बराबर आरएचएस, और अगर इनइक्वलिटी हो तो सही बोल रहा हो वो इनइक्वलिटी। तो ये इनइक्वलिटी सही बात बोल रही है, 0 इज लेस देन 1, यानी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ओरिजिन वाला प्लेन आंसर है, ओरिजिन वाला प्लेन आंसर है। तो हम इस तरीके से शेड कर देते कि ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। अब बच्चा बोलेगा ठीक है मैम, ये तो आंसर है, लाइन है या नहीं आंसर में, लाइन खुद है या नहीं? तो उसके लिए यहां पे देखो, यहां अगर साथ में इक्वलिटी भी होता, लेस देन इक्वल टू, तो लाइन होती। यहां पे इक्वलिटी नहीं है तो लाइन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लाइन को ऐसा डॉटेड बना देते हैं। हम क्या करते हैं, लाइन को ऐसा डॉटेड बना देते हैं। इसका मतलब लाइन आंसर में नहीं है, लाइन के नीचे वाला पार्ट है, लाइन के नीचे वाला पार्ट है। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में। स्टेप बाय स्टेप देखो तो बहुत ही प्लेन, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बस सीक्वेंस ध्यान रखना और कंसेप्ट समझ के, ऐसा नहीं रट लिया, वैसे इसमें रटने का क्या ही है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 6। चलो इक्वल टू भी ले लो, पिछली बार इक्वल टू नहीं लिया था ना। अब मैं बोल रही हूं कि पहले तो लाइन लिखो, ये कौन सी लाइन है, तो तुम बोल दोगे मैम ये लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। सबसे पहले इक्वलिटी वाली लाइन लिखना है, फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने के बाद x को 0 किया तो y आ रहा है 2, y को 0 किया तो x आ रहा है 3, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बना ली। अब ये लाइन इसका ग्राफ है, हमको लाइन का ग्राफ नहीं चाहिए, हमको इनइक्वलिटी चाहिए। इनइक्वलिटी क्या होगी,
मैम या तो लाइन के ऊपर वाला पार्ट या लाइन के नीचे वाला पार्ट, है ना, या तो लाइन के ऊपर वाला पार्ट या फिर लाइन के नीचे वाला पार्ट। कैसे पता चलेगा? मैम ओरिजिन है ना, ओरिजिन बहुत सही काम करता है। ओरिजिन क्या बोलता है कि देख लो मेरे को सेटिस्फाई करा के, एक्स और वाई की जगह ओरिजिन रखा तो आपके पास आंसर आ रहा है 0 इज ग्रेटर देन 6। क्या 0 6 से बड़ा होता है? नहीं, यानी ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो क्या करे मैम? ऊपर वाला पार्ट, जहां पे ओरिजिन नहीं है वो वाला, या तो नीचे वाला पार्ट होगा या ऊपर वाला रहेगा। सीधी सी बात है, लीनियर इनइक्वालिटी है तो लाइन दो पार्ट में डिवाइड करती है प्लेन को, तो या तो एक साइड वाला होगा या दूसरी साइड वाला। वो कैसे पता कर लेंगे? एक आध पॉइंट की हेल्प से। जनरली वो पॉइंट ओरिजिन रहेगा, कभी कभी ओरिजिन के अलावा भी कुछ हो। इसमें लाइन इंक्लूडेड है तो मैंने लाइन को इंक्लूड कर दिया आंसर में, ठीक है, लाइन को इंक्लूड कर दिया। आई बात समझ? आ गई बात समझ? चलो नेक्स्ट, अब कुछ नॉर्मल इनइक्वालिटीज जो हम फ्रीक्वेंटली देखते हैं। हमारी फ्रीक्वेंट इनइक्वालिटीज कौन कौन सी है जरा देखना। सबसे पहले अगर कोई बोले x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 यानी x पॉजिटिव, यानी y एक्सिस का राइट हैंड साइड वाला पार्ट, ठीक है। और अगर कोई बोले y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 यानी y पॉजिटिव, तो x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट। भाई x एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव होता है ना, ठीक है। और अगर कोई बोले x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो देखो x पॉजिटिव यानी राइट हैंड साइड होना चाहिए, y पॉजिटिव यानी ऊपर होना चाहिए, तो ये वाला जो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट इकलौता वैसा रीजन होता है जिसमें x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ऑल राइट। अब बच्चे के दिमाग में ये चीज आती है कि मैम आपने जब इनइक्वालिटीज पढ़ाई तो आपने ओरिजिन को सेटिस्फाई कराया दिया, जैसे x माइनस 2y इज ग्रेटर देन 0। चलो इसको प्लॉट करो, तो तुम बोलोगे मैम पहले तो x माइनस 2y बराबर 0 को प्लॉट करते हैं, तो y 0 है तो x भी 0 है, y 1 है तो x 2 है, यानी आपकी लाइन हो गई। अब आपका आंसर है लाइन का ऊपर वाला पार्ट या नीचे वाला पार्ट, है ना, लाइन का ऊपर वाला पार्ट या नीचे वाला पार्ट। पर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि मैम ओरिजिन से चेक कर लो, ओरिजिन को पुट करोगे तो ओरिजिन तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना, ओरिजिन तो लाइन के ऊपर है, तो कैसे पता चलेगा ऊपर वाला पार्ट या नीचे वाला पार्ट? तो जिस केस में लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, मैंने बोला था ना ओरिजिन जरूरी नहीं, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, तो कोई भी पॉइंट ले लो। यहाँ पे पॉइंट होगा 0,1, मैं 0,1 को सेटिस्फाई करा के देख दे रही हूँ, 0 माइनस 2 इंटू 1 इज ग्रेटर देन 0, माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यानी 0,1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 0,1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यानी ऊपर वाला पार्ट आंसर नहीं है, नीचे वाला पार्ट आंसर, नीचे वाला पार्ट। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो अब मेरे ख्याल से कोई भी इनइक्वालिटी हो उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन बनाना है। अब लाइन के या तो ऊपर वाला पार्ट आंसर होगा या नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाले पार्ट या नीचे वाले पार्ट में से कोई भी एक पॉइंट को सेटिस्फाई करा लो, अगर पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो वो वाला पार्ट आंसर है, अगर पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसके दूसरे वाला पार्ट आंसर है, ठीक है, डन। चलो तो नेक्स्ट आता है हमारा फिजिबल एंड नॉन फिजिबल रीजन, क्योंकि अब हम
हमने अगर ड्रॉ करना सीख लिया, ग्राफिकल सॉल्यूशन देख लिया, है ना, तो अब हम देखेंगे किसी क्वेश्चन में फिजिबल या नॉन फिजिबल रीजन क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी एक कंस्ट्रेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है 3x + 2y, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। आपके कंस्ट्रेंट क्या है, ध्यान से सुनना। आपके कंस्ट्रेंट है x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव एंड x + 2y is greater than 2, x + 2y is greater than 2। ये तीन कंस्ट्रेंट है ना। अब जब ये तीन कंस्ट्रेंट है तो हम तीनों कंस्ट्रेंट को ड्रॉ करेंगे। चलो ड्रॉ करते हैं तीनों कंस्ट्रेंट को। x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर करना है। x + 2y is greater than equals to 2, इसको लेस देन कर लो। ग्रेटर देन भी करेंगे, अभी लेस देन करो, ठीक है। y को 0 रखा तो x आ रहा है 2, x को 0 रखा तो y आ रहा है 1, ये आ गई लाइन। ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो नीचे वाला पार्ट आंसर है, नीचे वाला पार्ट आंसर है, यानी ये वाला पार्ट आंसर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। आपके पास तीन कंस्ट्रेंट थे, तीनों कंस्ट्रेंट का कॉमन रीजन कौन सा है? तो आप बोलोगे मैम पहले दो कंस्ट्रेंट बोल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा कंस्ट्रेंट बोल रहा है लाइन के नीचे। तो मैं बोल रही हूं कि तीनों कंस्ट्रेंट का कॉमन रीजन ये है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और लाइन के नीचे वाला पार्ट भी, तीनों कंस्ट्रेंट का कॉमन रीजन, ठीक है। जो तीनों कंस्ट्रेंट को फॉलो करे, ये वो वाला रीजन है। इस रीजन को हम लीनियर प्रोग्रामिंग में बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। और जो रीजन इसमें नहीं है उसको ऑफ कोर्स क्या बोलेंगे? नॉन फिजिबल रीजन। नॉन फिजिबल रीजन। भाई हमको तीनों कंस्ट्रेंट को फॉलो करने वाली एक्स वाई की वैल्यू चाहिए ना। तो यहां पे अगर तुम देखो तो तुम बोलो मैम देखो लाइन वाला कंस्ट्रेंट तो फॉलो हो रहा है, लेकिन y पॉजिटिव ये वाला कंस्ट्रेंट नहीं फॉलो हो रहा है। देख लो y नेगेटिव है इस जगह पर, है ना, या इस जगह पर x नेगेटिव है, ठीक है। तो तीनों कंस्ट्रेंट का कॉमन रीजन जो रहेगा उसको हम बोल देंगे फिजिबल रीजन। उसको हम क्या बोल देंगे? फिजिबल रीजन। आई बात समझ? आ गई बात समझ? अब जो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, देख लो कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब भाई ऐसा पॉलीगॉन शेप बनेगा, ये ट्रायंगल है, कोई ना कोई पॉलीगॉन बनेगा, या तो स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, कोई पॉलीगॉन बनेगा। तो सबके वर्टेक्स होंगे, जैसे इसका वर्टेक्स है 0, 0, 2, 0 और 0, 1, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का थ्योरम बोलता है कि आपका आंसर फिजिबल रीजन में ही आएगा और वो भी कॉर्नर पॉइंट्स पर आएगा। फिजिबल रीजन में ही आएगा और वो भी कॉर्नर पॉइंट्स पर आएगा। तो आप क्या करते हो? आप लिखते हो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज 3x + 2y, आप लिखते हो कॉर्नर पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू चेक करते हो। कॉर्नर पॉइंट्स रखा 0, 0, तो x को 0, y को 0 रखने पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 0। कॉर्नर पॉइंट रखा 2, 0, तो x को 2, y को 0 रखने पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 6। कॉर्नर पॉइंट रखा 0, 1, तो x को 0, y को 1 रखने पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 2। तो इन तीनों में से ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 6, यानी ये आपका मैक्सिमा हो गया, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग, अब देखो स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख लिया। सबसे पहले आपको बहुत सारे कंस्ट्रेंट दिए जाएंगे वेरिएबल पर, आप उन सारे कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हुए ड्रॉ करोगे।
ड्रॉ करने के बाद कॉमन रीजन निकालोगे, क्योंकि कॉमन रीजन ही कहलाएगा फिजिबल रीजन, कॉमन रीजन ही कहलाएगा फिजिबल रीजन। आपका आंसर कॉमन रीजन से ही आ सकता है। फिर आप बोलोगे उसमें भी मैक्सिमा मिनिमा किस पे मिलता है? कॉर्नर पॉइंट्स पर। तो 1 2 3 तीन कॉर्नर पॉइंट्स है, तीनों पे चेक कर लो, जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो मिनिमा, जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो मैक्सिमा। ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो मिनिमा, जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो मैक्सिमम। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, तो हमारे लिए कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं रहेगा, है ना। हमारे लिए कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं रहेगा, क्योंकि हमको फिजिबल रीजन देखना है, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स चेक करने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स पर z का वैल्यू चेक करना है। अब बात क्या होती है, आपका फिजिबल रीजन दो टाइप से बन सकता है। पहला केस कंस्ट्रेन ये है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 2। अभी यही क्वेश्चन किया था ना, इस केस में ये था आपका फिजिबल रीजन। ठीक है, सेकेंड केस बनता है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इस केस में आपका फिजिबल रीजन ये होता। ठीक है, अब मैम यहां से कहां तक जा रहा है बेटा? इंफिनिटी तक। मैं अगर बोल रही हूं कि लाइन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला, तो नीचे वाला पार्ट भी इंफिनिटी तक जा रहा है, ऊपर वाला पार्ट भी इंफिनिटी पर तक जा रहा है, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन ही इंफिनिटी तक जाता है, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में, है ना। हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में इंफिनिटी पर जाता है। यहां पे क्या हुआ, कंस्ट्रेंट कुछ इस तरीके से लगे कि आपके पास एक क्लोज्ड रीजन आ गया, यहां पे रीजन क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, तो जहां पे आपका रीजन क्लोज्ड आता है, ऐसे रीजन को हम बोलते हैं बाउंडेड रीजन। क्या बोलते हैं बेटा? बाउंडेड रीजन। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हाँ चारों तरफ से बाउंडेड है, चारों तरफ से बाउंडेड है। और जो रीजन बाउंडेड नहीं है, ऐसे रीजन को हम बोलते हैं अनबाउंडेड रीजन। क्या बोलते हैं? अनबाउंडेड रीजन। ठीक है, कि यार ये तो जाते जा रहा है, ये तो जाते जा रहा है, कोई एक डायरेक्शन में नहीं रुका है, कोई एक डायरेक्शन में नहीं रुका। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो हम जो सॉल्यूशन करते हैं वो सॉल्यूशन बाउंडेड के लिए भी करते हैं, अनबाउंडेड के लिए भी। बाउंडेड के लिए तो बहुत आसान है, बाउंडेड के लिए तो अभी मैंने सिखा दिया, बस वैसे ही है। अनबाउंडेड के लिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग दोनों केस के लिए फाइनल सॉल्यूशन लिखना सीख रहे हैं। फाइनल सॉल्यूशन कैसे लिखना है? फाइनल सॉल्यूशन लीनियर प्रोग्रामिंग का फॉर बाउंडेड, फॉर बाउंडेड, बाउंडेड रीजन के लिए क्या करें? बाउंडेड रीजन के लिए क्लोज्ड रीजन ड्रॉ करो, कॉर्नर पॉइंट्स देखो, कॉर्नर पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा मिल जाएगा। तो बस कुछ नहीं, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन यानी मिनिमा और मैक्सिमा दोनों, ऑप्टिमाइजेशन अकर्स एट कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ बाउंडेड रीजन या फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन। ठीक है, तो बस आप फिजिबल रीजन ड्रॉ करोगे, कॉर्नर पॉइंट्स पुट करोगे, उस पे z की जो मैक्सिमम वैल्यू वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू, जो मिनिमम है वो आपकी मिनिमम वैल्यू, हो गया ऑप्टिमाइजेशन। एज सिंपल एज दैट, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत इजी चलेगा, बहुत बहुत इजी। ठीक है, अनबाउंडेड के लिए थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। फॉर अनबाउंडेड, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन
may or may not occur at corner point। अब इसका मतलब क्या है? कॉर्नर पॉइंट्स पर ऑप्टिमाइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस चीज को समझने के लिए एक अनबाउंडेड का एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एक अनबाउंडेड का एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, ऑप्टिमाइज करना है आपको 4x प्लस लेट्स से 2y, इसको ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 2, x प्लस y इज ग्रेटर देन 4। चार कंडीशन है। लाइंस चारों, बस 4 लाइन से ड्रॉ करनी है, कर लो, हो जाएगा काम, है ना। मैं चारों लाइंस ड्रॉ कर रही हूं। पहली बात तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो पता है, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा। x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 2, y को 0 रखा, x आ गया 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, y को 0 रखा, x आ गया 2, x को 0 रखा, y आ गया 1। ये है पहली लाइन, इसके ऊपर वाला रीजन। ठीक है, और दूसरी लाइन 4,4 से पास होगी, इसके ऊपर वाला रीजन। तो कॉमन रीजन क्या हो जाएगा? ये वाला, है ना, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, इस लाइन के भी ऊपर है, इस लाइन के भी ऊपर है। अगर ये वाला लिया तो इस लाइन के तो ऊपर है, इसके नीचे आ जाएगा, यानी सेकंड वाली लाइन को नहीं सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ठीक है, तो आपका फिजिबल रीजन क्या आ गया? ये और ये। तो आपका कॉर्नर पॉइंट है 4,0 और 0,4, बस ये दो कॉर्नर पॉइंट्स हैं। कॉर्नर पॉइंट्स यानी जहां पे लाइन चेंज हो रही है। ये y एक्सिस थी, लाइन चेंज होके ये हो गई, फिर यहां से चेंज होके x एक्सिस हो गई। ठीक है, अब मैं z का वैल्यू चेक करूंगी, 4x प्लस 2y, यहां पे रहेगा कॉर्नर पॉइंट्स। x को रखा 4, y को रखा 0, तो ये आ गया 16, x को रखा 0, y को रखा 4, तो ये आ गया 8। अगर मैक्सिमाइज करने का प्रॉब्लम होता, मैक्सिमाइज, तो आप 16 वाला आंसर ले लेते, है ना, 4x प्लस 2y बराबर 16। ठीक है, पर ये अनबाउंडेड रीजन है, तो मैंने बोला 16 इसका आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे चेक करेंगे कि हो सकता है या नहीं हो सकता, वो चेक करना सिखा रही हूं मैं। अब थोड़ा सा दोनों लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। बेसिकली चेक करने के लिए आपको एक तीसरी लाइन लिखनी है, वो लाइन हो जाएगी 4x प्लस 2y बराबर 16। कितने लोगों को ये लाइन समझ में आ गई मैंने कैसे लिखी? क्योंकि ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। बेसिकली मैंने क्या बोला कि जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बराबर 16 लिख दो, ये लाइन लिख दो। ठीक है, अब इस लाइन को आपको ड्रॉ करना है, किस पर मैम? हमारे कर्व पर, है ना, हमने जो प्लॉट कर रखा है। तो वही y0, तो x आ जाएगा 4, और x को 0 रखा तो y आ जाएगा 8, यानी लाइन कुछ ऐसी रहेगी। ठीक है, अब दो केस हो सकते थे, या तो लाइन फिजिबल रीजन में नहीं आती, यानी यहां कहीं नीचे से ड्रॉ हो रही होती, मान लो ऐसे ड्रॉ हो रही होती, या फिर ये केस की लाइन फिजिबल रीजन में आ रही है। जब लाइन फिजिबल रीजन में आ रही होती है तो हम बोलते हैं कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, इनफैक्ट हम नहीं निकाल सकते मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यानी नो मैक्सिमा पॉसिबल। ठीक है, आपने 4x प्लस 2y बराबर 16 किया, वैसे बराबर 16 की लाइन ड्रॉ कर ली, फिर आपने ग्रेटर देन प्लॉट किया। ग्रेटर देन क्यों प्लॉट किया? क्योंकि आपको मैक्सिमा चाहिए था, मिनिमा चाहिए होता तो लेस देन प्लॉट करते। तो ग्रेटर देन कुछ ये आएगा, और ग्रेटर देन फिजिबल रीजन के साथ कॉमन आ गया,
इसका मतलब कि नो मैक्सिमा पॉसिबल। इसका अगर ग्रेटर देन फिजिबल रीजन के साथ कॉमन नहीं आता, इसका अगर ग्रेटर देन फिजिबल रीजन के साथ कॉमन नहीं आता, तो आप क्या बोल देते? आप बोल देते कि यही हमारा मैक्सिमा है। वही जब मिनिमा की बात होती है तो भी सेम काम होगा, तो भी सेम काम होगा, है ना। मिनिमम वैल्यू के लिए फॉर मिनिमा आप बोलोगे कुछ नहीं मैम, 4x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 8 ड्रॉ करो गिवन कर्व पर। गिवन कर्व आपका ये है 2 1 4 4, ठीक है। 4x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 8, y 0 है तो x 2 होगा, और x 0 है तो y 4 होगा। यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली लाइन ये बन गई, और इसका लेस देन चाहिए, इसका लेस देन यानी नीचे वाला पार्ट। हमेशा लेस देन नीचे वाला पार्ट नहीं रहता है, मैं ओरिजिन को सेटिस्फाई करा के बोल रही हूं, ठीक है। तो मिनिमा के लिए जब आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेस देन 8 किया, तो आपका फिजिबल रीजन ये था, देख लो क्वेश्चन में आपका फिजिबल रीजन ये था, ये वाली लाइन के ऊपर वाला पार्ट, और मिनिमा वाला फिजिबल रीजन आपका नीचे वाली लाइन का नीचे वाला पार्ट आ गया, ठीक है। यानी कि इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, यानी यही मिनिमम वैल्यू, यही मिनिमम वैल्यू। कॉमन आ जाता जो मैक्सिमा वाले केस में हुआ था, तो आप बोल देते कि मैम वो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अनबाउंडेड तो बहुत इजी है, सॉरी बाउंडेड तो बहुत इजी है, अनबाउंडेड में आपको बस थोड़ा सा रुक के चेक करना है। कैसे चेक करना है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया होगा आपको, एक्स और वाई पर कुछ कंस्ट्रेंट होंगे, सारे कंस्ट्रेंट को हम ड्रॉ करके फिजिबल रीजन बनाएंगे। फिजिबल रीजन यानी सारे कंस्ट्रेंट को फॉलो अप करने वाला रीजन, सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने वाला रीजन। अब आपके पास दो केस बन सकते हैं, या तो रीजन आपका बाउंडेड आ सकता है या अनबाउंडेड। बाउंडेड है तो कोई चिंता नहीं, कॉर्नर पॉइंट्स पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम मिलेगी, जो मिनिमम है वो मिनिमम मिलेगी। अनबाउंडेड आया तो कॉर्नर पॉइंट्स पर चेक करो मैक्सिमम और मिनिमम। अब ये देखने के लिए कि यही मैक्सिमम है या नहीं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमम से ज्यादा रखो और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमम से कम रखो। जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमम से ज्यादा प्लॉट किया और फिजिबल रीजन के साथ कुछ कॉमन आ गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमम से ज्यादा प्लॉट किया और फिजिबल रीजन के साथ कुछ कॉमन आ गया, तो इसका मतलब ये मैक्सिमा नहीं है। अगर कॉमन नहीं आया तो ठीक है, यही मैक्सिमा है। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमा से कम रखा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमा से कम रखा और प्लॉट किया, फिजिबल रीजन के साथ कॉमन आया तो मिनिमा नहीं है, फिजिबल रीजन के साथ कॉमन नहीं आया तो यही मिनिमा है। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? यानी स्टेप बाय स्टेप आपके केसेस, इसलिए आप माइंड मैप पढ़ते हैं। माइंड मैप आपको केसेस को दिमाग में एकदम क्लैरिटी करके दे देता है। ऑफ कोर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन माइंड मैप में आपको एटलीस्ट स्ट्रक्चर क्लियर रहेगा कि अच्छा ये करना है, इसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है। अनबाउंडेड और बाउंडेड में कहां तक सिमिलैरिटी है? कॉर्नर पॉइंट्स पे मिनिमम मैक्सिमा निकालने तक। बाउंडेड वहीं खत्म हो जाता है, अनबाउंडेड बोलता है अब रुको, अभी ये चेक करना है कि ये मैक्सिमा है भी या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? मैक्सिमा के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन ग्रेटर देन मैक्सिमा रख के रीजन प्लॉट करेंगे। फिजिबल के साथ कॉमन तो नहीं है, फिजिबल के साथ कॉमन नहीं तो है, उल्टा चल रहा है। कॉमन है तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, और कॉमन नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू है। सिमिलरली मिनिमा को चेक करने के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेस देन मिनिमा रखेंगे। अगेन फिजिबल के साथ कॉमन है तो वो मिनिमम वैल्यू नहीं है, फिजिबल के साथ कॉमन नहीं तो वो मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, आई बात समझ में? लीनियर प्रोग्रामिंग यहीं पे आपका कंप्लीट हो जाता है। आप चाहे तो केवल इस लेक्चर के बेसिस पे आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। 12.1 एक्सरसाइज है आपकी, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी, और केवल एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, है ना।
एक ही एक्सरसाइज है और वो बहुत आसानी से सॉल्व होगी, और उसमें 2-3 क्वेश्चन अनबाउंडेड के, बाकी सब तो बाउंडेड के ही है। बाउंडेड के तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, अनबाउंडेड के प्रैक्टिस कर लेना वो 2-3 क्वेश्चन। आई बात समझ में? बस सीक्वेंस क्लियर रखना कि अनबाउंडेड के केस में क्या क्या करना है कॉर्नर पॉइंट्स के बाद। मैक्सिमा के लिए z ग्रेटर देन मैक्सिमा सॉल्व करो, कॉमन विथ फिजिबल रीजन तो नो मैक्सिमम वैल्यू, नथिंग कॉमन विथ फिजिबल रीजन तो वही है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, आई बात समझ में? ऑल राइट, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप कि लीनियर प्रोग्रामिंग में आपका जो स्ट्रक्चर है ना, क्वेश्चन स्ट्रक्चर है, वो आपके दिमाग में क्लियर हो गया है और अब आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे एवरीवन।